कॉम्प्रिहेंशन टाइप, कॉम्प्रिहेंशन वन। कॉम्प्रिहेंशन वन में एक रिएक्शन यहाँ पे गिवन है। इस रिएक्शंस को पहले डिकोड करते हैं। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर हो रहा है। स्टेप 1 के अंदर एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जिस कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे अटैक कर रहा है, और उसके अटैक करने के साथ ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव करके रिंग के एटम के पास आ रहा है। पहला वाला स्टेप स्लो स्टेप है, और इस स्टेप के दौरान जो कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है स्लो स्टेप में। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ वो लोन पेयर रिंग के अंदर जाएगा और वहाँ से अब दोबारा से लीविंग ग्रुप को लीव करेगा। तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो एक पॉइंट ये सोचने वाला है कि लीविंग ग्रुप का जो लीव होना वो कौन से, वो फर्स्ट स्टेप का पार्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, ऐड हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, और फर्स्ट स्टेप के दौरान ही यहाँ पे कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको रीड कर लेते हैं। द स्पीशीज दैट एड्स टू द एरोमेटिक रिंग इन स्टेप 1 नीड टू बी अ न्यूक्लियोफाइल, यस, सच एज अ मिथॉक्साइड आयन। जो वाई नेगेटिव है वो एक मिथॉक्साइड आयन है, ना कि वो इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 पॉजिटिव। ओके, स्टेप 1 विल बी facilitated by electron withdrawing rather than electron donating substituents। इसका मतलब ये हुआ जो स्टेप 1 है जिसमें कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, वो रिएक्शंस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो आसानी से हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी वजह से उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। आगे कह रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट दैट आर डीएक्टिवेटिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो डीएक्टिवेटिंग थे वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में एक्टिवेटिंग है। बिल्कुल सही पॉइंट है, राइट। द इफेक्ट इज मोस्ट pronounced for the strongly electron withdrawing group, ortho and para positions to the leaving group। अगर लीविंग ग्रुप, अगर कोई ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे लगा होगा विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अपने को दिखाई देगा। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ स्टेप 2 टू अकर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग द लीविंग ग्रुप to the ring are lost with the leaving group rather than becoming part of the ring's pi system। वो ये कह रहा है कि सेकेंड स्टेप के अंदर ये जो बॉन्ड बना हुआ था कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लीविंग ग्रुप लेकर रिंग से बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है अबव रिएक्शन हैज़ मैक्सिमम रेट, इसमें मैक्सिमम रेट को निकालना है। तो जैसे अगर रिएक्शंस के मैकेनिज्म को देखते हो तो रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। इसका मतलब पहले स्टेप पे ही रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है जिस कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो डेफिनेटली जितना इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर फास्ट होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो रिएक्शंस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन, कार्बन कैरी हेलोजन, जो कार्बन हेलोजन कैरी करता है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्शंस का रेट फास्ट होगा। तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा तब आएगा जब एक्स वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसके बेसिस पे जो इसका आंसर दिखाई देगा वो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन लगाओगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप होगा और उस केस में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें 2 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं, उसका रिएक्शंस करवा रहे हैं। Ma को यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे लिखेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीज़ है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चंस में क्या है, जो हमारे पास रिएक्टेंट गिवन था बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शंस हो रहा है।
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट है। यहाँ से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जो रिंग के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है वो हेलोजन है, हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो NO2 फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे जाकर अटैच हो जाएगा। ये बनेगा कंपाउंड ए। अब इस कंपाउंड में हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं CH3ONA के साथ, CH3ONA, और हीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अब CH3ONA के साथ करवा रहे हो तो यहाँ से CH3O नेगेटिव मिलेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल होता है, और ऊपर हेलोरीन्स है, तो इसका मतलब अब रिएक्शन हो जाएगी ArSN2। और ArSN2 में क्या होगा, अब इस जिसके ऊपर अटैक करना है उसके अंदर 2 लिविंग ग्रुप हैं। तो अब ये सोचना है कौन सा लिविंग ग्रुप निकलेगा। डेफिनेटली पहले लिखा हुआ था भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो ArSN2, वो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। तो ये जो NO2 लगा हुआ है, NO2 जिसके रिस्पेक्ट में, जिस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे लगा होगा वो वाला लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो ये जो ऊपर वाला फ्लोरीन है इसके रिस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पैरा पे लगा हुआ है, तो यहाँ से फ्लोरीन निकल के OCH3 लग जाएगा, NO2 अपनी जगह पे रहेगा और नीचे वाला फ्लोरीन एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसके बेसिस पे जो आंसर बनता है वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड ArSN2, राइट। ArSN2 का जो रिएक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, क्योंकि इसके अंदर कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोएनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M। जितना -M इफेक्ट ज़्यादा लगेगा उतना कार्बोएनाइन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, उतना ArSN2 के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो पहले वाले में ये NO2 अपना -M लगाएगा, सेकंड वाले में NO2Cl के रिस्पेक्ट में मेटा पे है तो सिर्फ अपना -I इफेक्ट लगा पाएगा। सी केस में 2 NO2 लगे हुए हैं, दोनों के दोनों अपना -M इफेक्ट शो करेंगे, और डी कंपाउंड के अंदर एक ही NO2 अपना -M लगा पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शंस के अंदर, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ArSN2 के अंदर आएगा सी कंपाउंड। कॉम्प्रिहेंशन 2 में वो E2 रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इस रिएक्शंस में क्या दे रखा है, इसमें अगर इस रिएक्शंस को ध्यान से देखें, जो रिएक्शन था इसमें कंपाउंड दे रखा है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन में रिएक्शंस करवा रहे हैं CH3ONA के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ से जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है उसको अल्फा मान लिया, नेक्स्ट वाले जो कार्बन है वो बीटा कार्बन, इसका मतलब इस कंपाउंड के पास 2 बीटा हाइड्रोजन है। 2 बीटा हाइड्रोजन होने की वजह से 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे एलिमिनेशंस के दौरान, एक बीटा 1 से एलिमिनेशन होगा और एक बीटा 2 से एलिमिनेशन होगा। जो बीटा 1 से एलिमिनेशन होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है तो एक प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूट-2-ईन और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूट-1-ईन। और जो ब्यूट-2-ईन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 6 है, ब्यूट-1-ईन के पास अल्फा H का नंबर 2 है, तो ब्यूट-2-ईन इज़ मोर स्टेबल एल्कीन, ब्यूट-1-ईन कम स्टेबल है हमारे पास, तो जिसकी वजह से जो ब्यूट-2-ईन है वो मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं और ब्यूट-1-ईन माइनर प्रोडक्ट है। अब अगर आगे देखें तो ये जो ब्यूट-2-ईन बन रहा है, ये ब्यूट-2-ईन में जो डबल बॉन्ड है उसके अलोंग GI पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका मतलब 2 कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी होगी, एक कंपाउंड बन सकता है सिस कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड बनेगा ट्रांस कंपाउंड। तो डबल बॉन्ड के अलोंग सिस और ट्रांस दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है, और अगर इन दोनों में से मेजर आइडेंटिफाई करेंगे तो जो ट्रांस वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन से। एक तो ये वाला पॉइंट गिवन है यहाँ पे। अगले में दे रखा है, अगर मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो मैकेनिज्म में ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके पास एल्कीन करेक्टर आ रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट पोजेस एल्कीन करेक्टर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऊपर मैकेनिज्म दे रखा था, राइट। तो चलिए
अब देखते हैं, और ये E2 के बारे में बात कर रहा है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट विद अल्कोहलिक QH। तो ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अल्कोहलिक QH E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और E2 के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये डायरेक्टली रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो पहले वाला कंपाउंड 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसका मतलब इसमें जो रिएक्टिविटी बनेगा हमारे पास, फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड पार्ट, हाउ मैनी आइसोमर ऑफ C4H9Br व्हेन रिएक्ट्स विद NaNH2 डायस्टीरियोमेल विल फॉर्म। उसमें ये पूछ रहे हैं कि C4H9Br के कितने आइसोमर ऐसे होंगे जिनका NaNH2 के साथ रिएक्शंस करने पे डायस्टीरियोमर बनेगा। पहले तो ये जो NaNH2 है, NaNH2 एक बहुत अच्छा बेस है। इसका मतलब NaNH2 एलिमिनेशन करेगा। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कितने आइसोमर हैं जिनमें जब एलिमिनेशंस करोगे तो डायस्टीरियोमर बने। डायस्टीरियोमर्स का मतलब वो कंपाउंड सिस ट्रांस शो करें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें। कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएँ, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो C4H9Br में पहला कंपाउंड बना दिया मैंने 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर 1 ब्रोमो ब्यूटेन में एलिमिनेशंस करता हूँ अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, इससे प्रोडक्ट्स बनेगा ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन कंपाउंड के अंदर कोई GI पॉसिबल नहीं है। C4H9Br का सेकेंड आइसोमर बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। अल्फा पोजीशंस बीटा-1, बीटा-2, इस कंपाउंड के पास 2 बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, तो 2 प्लेसेस से एलिमिनेशन होगा, एक बनेगा ब्यूट-2-ईन और एक प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूट-1-ईन। और जो ब्यूट-2-ईन कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सी कंपाउंड। अब थर्ड कंपाउंड और कौन सा कंपाउंड बन सकता है? और कंपाउंड की फर्दर पॉसिबिलिटी है 3 मेंबर्ड रिंग, टोटल 4 कार्बन, यहाँ पे Br लगा दिया। अब इस कंपाउंड का एलिमिनेशंस करते हैं, तो ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा पोजीशंस। तो यहाँ से अगर एलिमिनेशंस करेंगे तो एलिमिनेशंस के दौरान एक ऐसा एल्कीन बन रहा है जो एल्कीन GI शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब इससे भी डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे Br लगा हो, ये वाला आइसोमर बन सकता है C4H9Br का। यहाँ से अगर एलिमिनेट करते हैं तो अल्फ़ा, ये बीटा पोजीशंस, और यहाँ से एलिमिनेशंस करने के बाद भी जो एल्कीन बनेगा उसके अंदर भी GI पॉसिबल नहीं है। तो मैंने C4H9Br के सभी आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए और उनकी एलिमिनेशन की, और उनकी एलिमिनेशन के दौरान सिर्फ एक ही कंपाउंड, एक ही आइसोमर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो GI बना रहा है, क्योंकि जो GI होते हैं वो आपस में डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। इसका थर्ड पार्ट, इस रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। रिएक्शन दे रखे, इसमें X और Y का सम आइडेंटिफाई करना है। तो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये कीटोन है, ये वाला फंक्शन ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड हुआ। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन PCl5 का होगा तो C डबल बॉन्ड O हट के वहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ 2Cl ग्रुप अटैच हो जाएंगे। कार्बन के साथ यहाँ पे भी 2Cl अटैच हो गए। अब इसके बाद तो यहाँ पे PCl5 के जो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो PCl5 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था 6 डबल बॉन्ड O, यस, ये इसमें PCl5 के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक PCl5 एक कार्बोनाइल से रिएक्ट करता है, तो कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनाइल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल PCl5 के यूज़ होंगे। इससे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और वहाँ पे 2Cl ग्रुप आकर अटैच हो जाएंगे, Cl एंड Cl।
इसके बाद इस कंपाउंड के अंदर NaNH2 को डालेंगे। NaNH2 एलिमिनेशंस करेगा, तो यहाँ पे चेक करना है कि NaNH2 के कितने मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये वाला Cl है। पहले मान लो इस Cl को एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे ये वाला Cl एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे ये ऐसा केस बनेगा, डबल बॉन्ड, राइट, और यहाँ पे Cl एज इट इज़ का एज इट इज़ लगा होगा। तो इसका मतलब एक जो NaNH2 है उसने एक बार यहाँ से एलिमिनेशन कर दिया, एक Cl को बाहर निकाल दिया, और जैसे ही एक Cl बाहर निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। अब आगे सोचने वाला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट क्या है, अब ये जो मॉलिक्यूल था इसमें फर्दर NaNH2 का रिएक्शन होगा, फर्दर NaNH2 का रिएक्शन होगा। अब अगर फर्दर NaNH2 होगा तो ये वाला Cl भी निकल सकता है, ये वाला Cl भी निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, पर ये वाला Cl एलिमिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला Cl अब डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है तो इसका निकलना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब अगर इसमें NaNH2 को डालेंगे तो ये वाला Cl तो एलिमिनेट नहीं होगा, नीचे वाले जो अल्फ़ा ये बीटा पोजीशन इसमें 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा, और 2 बार एलिमिनेशन होने से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी भी ये जो प्रोडक्ट बना है ये फर्दर NaNH2 के साथ रिएक्शंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन है इसके साथ जो H लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। तो NaNH2 क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा, और H पॉजिटिव को बाहर निकालने के बाद Cl यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये कंपाउंड बन रहा है। और ये वाला कंपाउंड फर्दर CH3I के साथ रिएक्शंस करेगा, और जैसे CH3I के साथ करेगा तो ये लोन पेयर का अटैक कार्बन के ऊपर होगा, यहाँ से I वाला एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, और फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन रहा है। और यही प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाना था। तो अब इसमें हम लोगों ने X+Y का देखना है। तो Y किसका नंबर है? NaNH2 का। तो एक मॉलिक्यूल तो NaNH2 का बेटा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे NaNH2 के कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं? 2Cl निकालने तो 2 मॉलिक्यूल NaNH2 के यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फिर एसिडिक H निकालने के लिए एक NaNH2 यहाँ पे दोबारा से यूज़ हो गया। तो इसका मतलब NaNH2 के टोटल 4 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं और PCl5 के 2 हो रहे हैं। तो कहने का मतलब X की यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 2 है, और जो Y का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 4 है। तो इसका मतलब X+Y का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 6। तो थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसका एग्जैक्ट आंसर बनना चाहिए बी ऑप्शन। Comprehension 3. These problems differ from those in earlier chapter in that they directly test your knowledge of core material rather than using a descriptive passage to extend to material or to introduce new ideas. The number of factors that contribute to the nucleophilic substitutions can be daunting. The really major ones, though, are few or readily applied to specific by using SN1 SN2 mechanism to guide your analysis. तो इसमें तो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ, तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। पहला क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि विच कंपाउंड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशंस बाय SN1 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट। तो SN1 मैकेनिज्म में अगर बात करें तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 में, रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही यही है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इसमें से जो 3 डिग्री तो ये वाला कंपाउंड 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, सी ऑप्शन 2 डिग्री और डी ऑप्शन यहाँ पे 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा तो डी वाला 3 डिग्री है, इसका मतलब डी कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका सेकंड पार्ट है विच कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आइडेंटिफाई कौन सा 1 डिग्री है। पहला कंपाउंड 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो ए ऑप्शन 1 डिग्री है, तो ए ऑप्शन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा SN2 के अंदर।
इसका थर्ड पार्ट है विच रिएक्शंस टेक प्लेस एट द फास्टेस्ट रेट। तो अगर इस थर्ड क्वेश्चंस को देखें तो इसमें ए ऑप्शंस में क्लोरीन लीविंग ग्रुप था, तो उसकी जगह पे SH आ रहा है जब उसका रिएक्शन NaSH के साथ किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो SH नेगेटिव है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। सेकंड केस में Cl है, रिएक्शन NaSH के साथ ही कर रहे हैं और यहाँ पे एलिमिनेशंस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, SH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल है और पुअर बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो SH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को फेवर करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को फेवर करेगा, नॉट फेवर द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन फेवर नहीं करने वाला क्योंकि SH नेगेटिव अच्छा बेस नहीं है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक तो एलिमिनेशन बी ऑप्शन में हो रहा है और एक एलिमिनेशन डी में हो रहा है, तो इसका मतलब बी और डी तो हो ही नहीं सकते जो कि फास्टेस्ट रेट पे होंगे। अब ऑप्शन रह गया ए और सी में से। ए और सी में से कैसे चेक करेंगे? सी में जो लिविंग ग्रुप है वो Cl है, सॉरी ए में जो लिविंग ग्रुप है वो Cl है, सी में लिविंग ग्रुप Br है। Br बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू Cl से। इसका मतलब इस कंपाउंड का जो मैक्सिमम रिएक्टिव रेट बनेगा, जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, वो आएगा सी कंपाउंड, ऑप्शन सी। फोर्थ पार्ट, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म्स मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कंपाउंड हमारे पास गिवन है, एल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये β1, ये β2 पोजीशंस। इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग इथॉक्साइड आयन के साथ CH3 CH2O नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो डेफिनेटली ये जो रिएक्शन है ये E2 मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग जाएगा, E2 विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग रिएक्शन है E2, क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और बीटा ब्रांचिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड E2 मैकेनिज्म में जाएगा। अगर E2 मैकेनिज्म के साथ जाएगा तो सिर्फ β2 से तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि बीटा जो हाइड्रोजन β2 हाइट कार्बन है उसके पास कोई H नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब जो एलिमिनेशन पॉसिबल होगी वो सिर्फ β1 से होगी और ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, राइट। इसमें रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एल्काइल हैलाइड है इट इज़ 2 डिग्री विद बीटा ब्रांचिंग, 2 डिग्री विद बीटा ब्रांचिंग के साथ है, तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड विलियमसन सिंथेसिस में E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। फिफ्थ पार्ट इसका, हमारे पास एक रिएक्शंस गिवन है, जो रिएक्टेंट है इसका रिएक्शन NaCN के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो NaCN के साथ जो रिएक्शन हो रहा है इसमें से Cn नेगेटिव जनरेट होगा और Cn नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल। अगर Cn नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल है तो Cn नेगेटिव की प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म होगा और SN2 के अंदर हमेशा इन्वर्जन होता है। तो अगर हम लोग अपना रिएक्टेंट्स को देखें तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए? CH3, यहाँ पे H और Br लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5। जब इसके ऊपर NaCN का रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली ये इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर्स हैं, ये वाले कायरल सेंटर का तो नॉट इन्वॉल्व, ये वाला कायरल सेंटर तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम रहेगा। जबकि ये जो ऊपर वाला कायरल सेंटर है यहाँ पे Cn नेगेटिव अटैक करेगा और Cn नेगेटिव SN2 मैकेनिज्म करेगा, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन उलट जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नीचे वाले कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रख देते हैं और ऊपर वाले कायरल सेंटर के ऊपर एक इंटरचेंज करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे बना दिया Cn, यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लग गया CH3। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पहले वाला जो कायरल सेंटर था, ये जो कायरल सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्योंकि Cn नेगेटिव SN2 मैकेनिज्म करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो ऊपर वाले कायरल सेंटर के साथ जिसके साथ Br लगा हुआ है वहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए,
तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। नीचे वाले कायरल सेंटर पे रिटेंशन, ऊपर वाले कायरल सेंटर पे इन्वर्जन, तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी।